बच्चों को पोषण आहार में हो, चाहे बच्चों की नौकरियों में हो, चाहे अवैध खनन में हो, भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के साथ मिलकर व्यवसाय कर रही है, शासन नहीं चला रही। यही मुझे कहना था। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। भिंड में राजा साहब शिवराज सिंह ने कहा है कि सिंधिया परिवार जो है, सिंधिया के जो वंशज वो देशद्रोही रहे। आज राजमाता जो सिंधिया है वो भी उनकी परिवार की है। उन्होंने जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को अपने बेटे की तरह पाला पोसा। आज उसी सिंधिया परिवार के एक मुख्यमंत्री है राजस्थान में, उसी परिवार की एक मंत्री मध्य प्रदेश में है, एक उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जब उनके पूर्वजों को देशद्रोही कह रहे हैं, तो क्या ऐसे जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनके बारे में आप उनको क्या सलाह देंगे? बात साफ है। पहली बात तो यह है कि मैं इस प्रकार के जो भाषण में शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्गार रखे हैं, उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और देश से बाहर निकाल दिए, तो ये बहुत सोचे समझे तरीके से देश को, व्यवस्था को लूटा गया है और निजी स्वार्थ के लिए बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का जहां तक सवाल है, इसी वर्ष में करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के कार्ड हैक हुए हैं, इंडिविजुअल्स के। और रिजर्व बैंक बांग्लादेश के भी $80 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन में चोरी चले गए। आज तक पता नहीं पड़ा पाए कहां गए। रशिया के रिजर्व बैंक से भी $31 मिलियन चुरा लिए गए। जब देश के रिजर्व बैंक से चुराया जा सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, तो आम आदमी के ट्रांजैक्शन के बारे में आप सोच सकते हैं। और जिसका एक बार हैक हो गया तो वो थाने में क्या रिपोर्ट करेगा, और कौन का थानेदार को साइबर क्राइम की जानकारी है जिससे वो वसूल करा पाएगा। अब पेपर ट्रेल के बारे में बातचीत है, लेकिन पेपर ट्रेल में भी केवल 7 सेकंड के लिए वो आता है, उसके बाद निकल जाता है। और पेपर ट्रेल का जो बैलेट है उसकी काउंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग तो मशीन से ही होती है। अटेर उपचुनाव में भिंड में जो राज्य चुनाव आयोग के सामने बटन दबाए गए प्रेस के सामने, तो पहले नंबर पर भाजपा का चुनाव चिन्ह था, भाजपा की ट्रेन निकला। दूसरे पे कांग्रेस का था, कांग्रेस का निकला। और बाकी जितने उम्मीदवार थे सब पे दबाने पे कमल का निकलता था। और ये मशीनें कहां से आई? ये मशीन जो अटेर में थी, ये गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर से सत्यदेव पचौरी वहां विधायक बने हैं और अभी मंत्री भी बन गए हैं। ये मशीन वहां उपयोग की गई थी। आज ईवीएम मशीन पर पहले अडवाणी जी ने शंका जताई। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नरसिम्हन जी ने तो पूरी किताब लिख डाली कि इस मशीन को कैसे हैक किया जा सकता है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने आज प्रश्न चिन्ह ईवीएम मशीन पर लगाया है। ईवीएम मशीन को समाप्त किया जाए और हमें मूल रूप से बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया चलनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रजातंत्र में लोगों के मन में संदेह हो गया तो फिर प्रजातंत्र के प्रति आस्था समाप्त हो जाएगी।
अनेक जगह से शिकायत आ रही है नगर निगम के चुनाव में, नासिक में, मुंबई में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके खाते में 0 वोट दिखाया गया, यानी कि उन्होंने भी अपने आप को खुद को वोट नहीं दिया। उनके परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी कई शिकायतें आई हैं जहां वोटिंग के दिन मान लीजिए 3000 वोट पड़े हैं, काउंटिंग में 4,500 वोट निकले हैं। इस तरह की अनेक शिकायतें आई हैं। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो हैक करने वाले लोग हैं उनको बुलाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हैक करने वाले लोग हैं, जिनका कि धंधा चला हुआ है, एक एक विधानसभा के लिए 2-2 करोड़ रुपए वो मांगते हैं, तो वो अपना धंधा समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी के खिलाफ क्यों बयान देने आएंगे? ये सब चीजें आज सामने आई हैं। उस पर भी हम लोग ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने भी गए हैं और भी हम लोगों ने प्रयास किया है। उसकी लड़ाई हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे। बिजली के बिल आजकल चर्चा का विषय है। मैं कल उमरिया के एक गांव में गया था। 3 हॉर्स पावर के बिल पेमेंट के लिए एक साहू परिवार पर 1,31,000 का बिल आया है, एक किसान पर जिसकी 3 हॉर्स पावर की मोटर है, और उसको जब कांग्रेस के जमाने में मुफ्त में बिजली मिलती थी, आज उस पर 1,31,000 का बिल आया है। साहू जी ने हमें बताया कि साहब 1 लाख तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखे, मैं कहां से पटाऊंगा। जितने भी दलित आदिवासी हैं वो अपने कनेक्शन कटवाने में लगे हुए हैं, फिर भी उनके पास बिल आ रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर की कांग्रेस पार्टी चुनाव में उन मुद्दों पे लड़ रही है और आगे भी हम लोग इसमें लड़ाई लड़ेंगे। साहब, आपकी नजर में कांग्रेस के सामने कौन सी चुनौती है? कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधार ले और कांग्रेस जन अपने आप को सुधार ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो 2003 से इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम बटन दबाते हैं तो पता ही नहीं पड़ पाता कि वोट हमारा कहां गया। अब पेपर ट्रेल के बारे में बातचीत है, लेकिन पेपर ट्रेल में भी केवल 7 सेकंड के लिए वो आता है, उसके बाद निकल जाता है, और पेपर ट्रेल का जो बैलेट है उसकी काउंटिंग नहीं होती है। काउंटिंग तो मशीन से ही होती है। अटेर उपचुनाव में भिंड में जो राज्य चुनाव आयोग के सामने बटन दबाए गए प्रेस के सामने, तो पहले नंबर पर भाजपा का चुनाव चिन्ह था, भाजपा की ट्रेन निकला। दूसरे पे कांग्रेस का था, कांग्रेस का निकला, और बाकी जितने उम्मीदवार थे सब पे दबाने पे कमल का निकलता था। और ये मशीनें कहां से आई? ये मशीन जो अटेर में थी, ये गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर से सत्यदेव पचौरी वहां विधायक बने हैं और अभी मंत्री भी बन गए हैं। ये मशीन वहां उपयोग की गई थी। आज ईवीएम मशीन पर पहले अडवाणी जी ने शंका जताई, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नरसिम्हन जी ने तो पूरी किताब लिख डाली कि इस मशीन को कैसे हैक किया जा सकता है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने आज प्रश्न चिन्ह ईवीएम मशीन पर लगाया है। कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं कर रहा। आयरलैंड और नीदरलैंड ने भी ईवीएम मशीन का उपयोग चालू करके बंद कर दिया। आम सहमति अब ये बनती जा रही है कि हमको पुराना बैलेट पेपर ही ठीक है। लोग कहते साहब बैलेट पेपर में भी बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लेकिन उस जमाने पे न सीसीटीवी कैमरा थे, न स्मार्टफोन थे,
इसलिए आसानी से हो जाया करते थे। अब तो वो भी असंभव हो चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि पेपर ट्रेल वगैरह ईवीएम मशीन को समाप्त किया जाए और हमें मूल रूप से बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया चलनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रजातंत्र में लोगों के मन में संदेह हो गया तो फिर प्रजातंत्र के प्रति आस्था समाप्त हो जाएगी। अनेक जगह से शिकायत आ रही है नगर निगम के चुनाव में, नासिक में, मुंबई में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके खाते में 0 वोट दिखाया गया, यानी कि उन्होंने भी अपने आप को खुद को वोट नहीं दिया। उनके परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी कई शिकायतें आई हैं जहां वोटिंग के दिन मान लीजिए 3000 वोट पड़े हैं, काउंटिंग में 4500 वोट निकले हैं। इस तरह की अनेक शिकायतें आई हैं। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो हैक करने वाले लोग हैं उनको बुलाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हैक करने वाले लोग हैं, जिनका भी धंधा चला हुआ है, एक एक विधानसभा के लिए 2-2 करोड़ रुपए वो मांगते हैं, तो वो अपना धंधा समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी के खिलाफ क्यों बयान देने आएंगे? लेकिन एक अविश्वास पैदा जब हो गया है तो इसे समाप्त करना चाहिए। उपचुनाव भी हो रहा है अटेर में और बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ के आदिवासियों के बीच में ये हो रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि नर्मदा के किनारे के जितने भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्गार रखे हैं, उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और शिवराज सिंह चौहान जो कि राजमाता सिंधिया के पैर छू छू कर मुख्यमंत्री बने, इस बयान से उनका व्यक्तिगत चरित्र सामने आता है। बाकी अब यशोधरा राजे सिंधिया उनकी मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं को सोचना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान से वो अपने और भाजपा से क्या संबंध बना के रखें। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनको पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को, सिंधिया परिवार को देशद्रोही कहने का उन्होंने स्वीकृति दी है क्या? आजकल एक ये फैशन बनता जा रहा है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा वो देशद्रोही है, और देशभक्त की भी अब का सर्टिफिकेट जो है वो हमें भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता हमको देते हैं। यही एक बड़ा हास्यास्पद परिस्थिति बनी है। नोटबंदी और महंगाई के बारे में यही बड़ा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जनता के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब किसी हालत में वोट नहीं देंगे, और मशीन उनको वोट दे देती है। प्रशांत किशोर बेसिकली स्टैटिस्टिशियन है। वो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और स्ट्रैटेजी के लिए राय देते हैं। वो कोई टिकट नहीं बांटते, वो कोई कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है। वो मूल रूप से डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, स्ट्रैटेजी के लिए अपने सुझाव देते हैं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये है कि ये जो ईवीएम मशीन पर जो काम होता है वो सेलेक्टिव तरीके से करते हैं वो लोग। कौन स्टेट में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कौन से पोलिंग बूथ पे करना है, इस पर वो अपनी रणनीति बनाते हैं, उसके आधार पर होता है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं
कि कोई मशीन आज इस विश्व में ऐसी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी के युग में, जिसका सॉफ्टवेयर हैक न किया जा सके। यहां तक कि आरोप अब पुतिन जी पे भी लग रहे हैं कि उन्होंने रशिया में बैठकर और हिलरी क्लिंटन के पूरी कैंपेन स्ट्रेटेजी हैक कर ली और ट्रंप साहब को बता दी। ये भी आरोप लगते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने पूरी टीम लगा रखी है हैकर्स की। तो आज के युग में जहां संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में लोगों का विश्वास वोटिंग से, चुनाव से न उड़ जाए, इसलिए ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न था प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज भी हैं, और अभी कोई परिवर्तन के बारे में कम से कम मुझसे किसी ने चर्चा नहीं की है, इसलिए अभी कुछ अटकलें लगाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कि गोवा में कोई मौज मस्ती करने जाता है तो या तो बीच पे जाता है या कैसीनो में जाता है। न मैं बीच पे गया न कैसीनो पे गया। दूसरी बात यह है कि जब मैंने चार्ज लिया था तो सब लोग कहते थे कि कांग्रेस की 2-4 सीटें आएंगी। 9 जीते थे, 9 में से 3 भी इधर उधर हो गए थे, तो 6 ही बचे थे। तो 2-4 सीटें आएंगी और आम आदमी की पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन 2.5 साल के अंदर भाजपा 21 से आ गई 13 पर, आम आदमी पार्टी चली गई 0 पे और कांग्रेस चली गई 6 से 18 पे। तो ये कोई मैं बीच पे घूमते हुए और कैसीनो में बैठ के ये काम नहीं किया है मैंने। दूसरी मैं बता रहा हूं आपको, बात यह है कि कोई भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट में जब बहुमत मिलता है तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है और बहुमत किसी का नहीं होता है, तो अनेक उदाहरण हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले निमंत्रण दिया जाता है। 1989 में भी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति जी ने पहले निमंत्रण उनको दिया जब उन्होंने कहा कि मैं बहुमत बनाने के पक्ष में नहीं हूं, इसलिए आप दूसरा विकल्प देखें। तब फिर अटल जी को बुलाया गया, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बुलाया गया था। इसी प्रकार से आप 96 में भी यही हुआ, और उसके बाद दिल्ली में अभी नगर जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें भी यही हुआ। पहले बीजेपी को बुलाया गया, बीजेपी ने मना कर दिया, और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी को बुलाया और कांग्रेस सपोर्ट सरकार बनी। देखिए, संजय जो है व्यापारी ज्यादा है, नेता कम है, और हमसे तो कान में आके कह जाता है, अंकल जिस दिन कांग्रेस आ जाएगी मैं लौट आऊंगा, मुझे अभी अपना धंधा कर लेने दो। तो बात यह है कि नोटबंदी में उसने किसके साथ क्या किया ये सब आपको मालूम है। सरावगी बेचारा जेल में बंद है और उसको तो परेशानी में पड़ गया, लेकिन फिर भी संजय अपना धंधा कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। अब जनता को तय करना चाहिए कि धंधा वाला नेता चाहिए या काम करने वाला नेता चाहिए। ये आपने फैसला कैसे कर दिया? ये तो आपका फैसला है, आपकी कर रहे हैं। नहीं, उनका सुझाव ये है कि इसमें कलेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए और काम करने के तरीके बदलाव आना चाहिए। लीडरशिप बदलाव का प्रश्न उन्होंने नहीं उठाया, ये उन्होंने नहीं कहा। राजा साहब, ये आप अपना जोड़ रहे हैं। राजा साहब, आपकी नजर में कांग्रेस के सामने कौन सी चुनौती है? कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधार ले और कांग्रेसन अपने आप को सुधार ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
सब आप लोग नाश्ते पे आमंत्रित किसकी है। कांग्रेस असली है? ऐसा एक बार सरकार तो हमारी बनवा दीजिए। नहीं, किसको सीएम प्रोजेक्ट किसे करेगी? अरे ऐसा है, सीएम क्या मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो मैं कोई प्रोजेक्ट किया गया था? आप बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि प्रोजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रोजेक्ट करना भी चाहे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जनता के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए कांग्रेस जनों को पूरा प्रयास करना चाहिए। इस साल के बजट के फाइनेंस बिल में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कि इंस्पेक्टर राज पूरे देश में चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इंस्पेक्टर राज समाप्त किया था। सेल्स टैक्स अधिकारी कर्मचारियों के सर्च और सीजर पावर पूरे विड्रॉ कर लिए थे और कोई भी अधिकारी बिना राज्य सरकार की मंजूरी के किसी भी व्यावसायिक संस्थान पर छापा नहीं डाल सकता था और अगर कहीं शिकायत आती थी तो उसे लिखित रूप में देना पड़ता था कि किन कारणों से छापा वो मारना चाहते हैं। 1 अप्रैल से नियम लागू हो गए हैं, कानून लागू हो गया है। उसके पहले तक कहीं भी किसी इनकम टैक्स अधिकारी को छापा डालने के लिए कमिश्नर इनकम टैक्स के सामने लिखित में कारण बताने पड़ते थे कि इस व्यावसायिक संस्थान पर हमको छापा इसलिए डालना है कि ये जानकारी हमारे पास है और उसी के आधार पर हमें छापा डालने की इजाजत दी जाए और कमिश्नर इनकम टैक्स पर छापा डालने की इजाजत देता था अधिकारियों को। अब नए कानून में जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को ये अधिकार दे दिए गए हैं और पूर्व में जो ये प्रावधान था कि कोई भी छापा बिना किसी लिखित कारण के नहीं डाला जा सकता, अब नए कानून में कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और अपना असिस्टेंट कमिश्नर मन मर्जी से किसी भी व्यावसायिक संस्थान में जाकर छापा डाल सकता है, उसके अकाउंट सीज कर सकता है, उसकी संपत्ति सीज कर सकता है और उसे न तो अदालत में बताने की जरूरत है न उच्च अधिकारी को बताने की जरूरत है। इसका तो मतलब यह हुआ कि आप का किसी असिस्टेंट कमिश्नर से या ना इत्तेफाकी हो गई तो वो आपका व्यवसाय कम से कम महीना 2 महीना के लिए तो ठप कर ही सकता है बिना किसी कारण।